हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हमको BA पार्ट 1 वालों के लिए सेकंड सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं हैं वो सोशल साइंस यानी समाज शास्त्र ले रखे हैं, उनके लिए आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास होगा। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे और इसमें सबसे अहम बात ये होगी कि आपको कितने क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम आपको क्लियर करके बता देंगे। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन आपका था, सामाजिक जननांगी क्या है। सामाजिक जननांगिकी क्या है, उत्तर में लिखना होगा आपको। एडॉल्फ कोस्टे के अनुसार यानी कि एडॉल्फ कोस्टे महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि समाज की सभी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए वहाँ की जनसंख्या संबंधी संरचना को समझना सबसे अधिक आवश्यक है। भारत एक विस्तृत एवं विशाल भूखंड है जिसमें अनेक भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और प्रजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और जनसंख्यात्मक विविधताएं पाई जाती हैं। किसी भी देश की जनसंख्या का अध्ययन उसके जैविकीय विशेषताओं, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रिया, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था आदि को समझने की दृष्टि से आवश्यक है। जननांगिकी के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो जननांगिकी है वो जनसंख्या के अंतर्गत जो विभिन्न पक्ष पाए जाते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। जननांगिकी के महत्व को दर्शाते हुए डेविस जी लिखते हैं कि आज समाज विज्ञानों में जनसंख्या का अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि जनसंख्या का संबंध केवल इसके घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर अथवा आयु और लिंग के अनुपात से ही नहीं वरन इसके सामाजिक व्यवस्था से भी घनिष्ठ संबंध होता है। हम जनसंख्या को जिस विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करता है उनका निर्धारण मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति के अनुसार होता है। जनसंख्या का घनत्व जन्म और मृत्यु दर, आकार, लिंग के अनुपात से ही नहीं वरन इनकी सामाजिक व्यवस्था से भी घनिष्ठ संबंध होता है। हम जनसंख्या को जिस विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करते हैं उनका निर्धारण मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति के अनुसार होता है। जनसंख्या का घनत्व जन्म और मृत्यु दर, आकार, लिंग, अनुपात, आयु, संरचना, साक्षरता की मात्रा, गतिशीलता आदि किसी भी देश की प्रगति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध साधनों की तुलना में संतुलित होनी चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी होती है। जनाधिक्य, साम्राज्यवादी, गरीबी, बेकारी, अपराध, पारिवारिक कष्ट एवं विघटन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जन्म देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जनसंख्या के आकार, प्रकृति, वृद्धि दर एवं जैविकीय तथा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर भारत में अनेक विषमताएं देखने को मिलती हैं। भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत जनगणना प्रतिवेदन है। इसी दृष्टि से भारत में प्रति 10 वर्ष के बाद राज्यों की ओर से जनगणना की जाती है। तो ये होता है हमारा जननांगिकी। जननांगिकी का अर्थ होता है कि जन्म दर, मृत्यु दर का गठन करना या हमें जो हमारी जनसंख्या है उसको गणना करना, या फिर बात करें तो जनसंख्या जो विस्फोट होता है उसको किस तरीके से उसमें हमारी गरीबी होती है, साम्राज्यवादी होती है, जनाधिक्य, अपराध होता है, पारिवारिक कष्ट होती है, विघटन होती है, जो भी मजबूरियां हमारे यानी कि जनसंख्या के प्रति आती है वही सारी चीज़ें या आपको जननांगिकी होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण नगरीय संपर्क पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है आपका, ग्रामीण नगरीय संपर्क पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आंसर मैं लिख रहा हूँ कि आधुनिक भारतीय समाज के जनजीवन में सामाजिक परिवर्तन की गति इतनी तीव्र है कि गांव और नगर अब 2 ध्रुव नहीं रहे हैं, यानी कि जो पहले 2 पोल हुआ करते थे वो अब 2 पोल नहीं रहे। प्रत्येक मनुष्य इन दोनों में
किसी एक प्रकार के समाज या समुदाय में निवास करता है। गांव और नगर जीवन के दो पहलू हैं। गांव का प्रकृति से प्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है, जबकि नगरों में कृत्रिमता की प्रधानता होती है। जैसे कि गांव में अभी भी आपको शुद्धता का, जो शुद्ध हवा हुआ, शुद्ध पानी हुए या शुद्ध भोजन हुआ, तो ये सारी चीज़ें गांव में उपलब्ध होती हैं। और शहरों में आज आपको क्या हो रहा है कि जो हमारी वायुमंडल में जो हमें हवा मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन मिलता है, वो आपका वायुमंडल एकदम पूर्ण से पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। उसी प्रकार आपको देख लिया तो जल प्रदूषित भी हो चुका है। और उसके बाद में फिर आपका बात करें तो तरंगदैर्घ्य, तमाम जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, नेटवर्क से प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको शहर में कष्टप्रद होती हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जहाँ मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर क्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है, वह ग्राम है। और जहाँ इन दोनों के बीच संबंध प्रत्यक्ष और क्षीण है, वह नगरीय स्थित है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर जो गांव है एक दूसरे से क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से संबंध में जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या होता है, गांव होता है। और जो प्रत्यक्ष रूप से ये एक दूसरे से विचलित होते हैं, या फिर बात करें तो ये एक दूसरे से अलगाव टाइप में होते हैं, तो ये आपका क्या होता है, नगर होते हैं। इन दोनों के पर्यावरण में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। गांव और नगर पारस्परिक संपर्क के कारण तथा अंतःक्रिया के माध्यम से एक समन्वयपूर्ण अवस्था उत्पन्न हुई है, जिसमें ग्रामीण व नगरीय विशेषताओं की सहभागिता के दर्शन होते हैं। वर्तमान समय में बड़े बड़े नगरों एवं महानगरों के चारों तरफ उसे उपनगरों में दोनों का ही जीवन दृष्टिगत होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में नगर निवासी नगर से दूर खुली हवा और प्राकृतिक वातावरण से अपने बंगलों, इमारतों का निर्माण करते हुए, जिन्हें हम फार्म हाउस का दर्जा देते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं नगर और उपनगर की व्यवस्थाएं। उसके बाद में फिर आपका आता है, कभी इन बंगलों में गांव की झोपड़ी जैसे डिजाइनें बनाई जाती हैं और खाली पड़े स्थान में फल फूल और अनाज पैदा किया जाता है। विद्युत, पानी, फ्रिज, टेलीविज़न, सोफ़ा तथा कहीं कहीं यहीं पर कि स्विमिंग पूलों का निर्माण होता है। इन बंगलों में निवास करने वाले व्यक्ति नगरीय व्यवसाय पर निर्भर करते हैं। स्पष्ट है कि हमें गांव, नगर और ग्रामीण नगरीय संपर्क की प्रक्रियाओं में गांव तथा नगर के पारस्परिक संपर्कों आदि की कड़ी इसके परिणाम के रूप में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान भारतीय समाज में नगरीकृत जीवन पूर्णतः नगरीय जीवन न होकर किसी न किसी सीमा तक ग्रामीण जीवन से प्रभावित है। नगरीकृत जीवन के दर्शन हमें गांव में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि गांव वासियों की जो जीवन प्रणाली है, खान पान है, वेशभूषा है, भौतिकता और लौकिकता आदि नगरवासियों से प्रभावित होने लगी है। तो ये चीज़ें होती हैं गांव और नगर में डिफरेंट, यानी कि डिफरेंशियल जो पॉइंट होता है। गांव में भी अभी आपको एकता मिलेगी और शहरों में आपको ये चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ में या किसी दूसरे चीज़ से आप लगे हुए तो आपको वो चीज़ें इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें होते हैं शहरों में आपको जो करेंगे वही आपका होता है, और गाँव में इस तरीके से नहीं है, उसमें आपको समाज को लेके भी चलना पड़ता है। उसके बाद में ये होता है सामाजिक दृष्टि और ये होता है असामाजिक दृष्टि। तो ये शहरों और ग्रामों का जो मूल विचार होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आपको इसमें बताया कि यानी कि आपके जो नगर और गांव में जो डिफरेंट पाया जाता है वो चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो गांव में मिलते हैं वो कितनी शुद्ध होती है और शहरों में मिलती है वो चीज़ें। तो गांव में रहना कितना आपको लाभप्रद है और शहरों में रहना कितना आपको लाभप्रद है। तो जो जो चीज़ें आपको लाभ होते हैं गाँव में रहकर और जो लाभ होते हैं नगरों में रहकर, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे हमने एक एक पॉइंट करके क्लियर करके बताया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और
इसमें आपको ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट यानी कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बता दिया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। इसमें आपका किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया है ये आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं, तो इसी वजह से मैं आपको एक बार ज़रूर रिवाइंड करवा देता हूँ। और ये चीज़ें मैं 100% कहूँगा कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अब आपका आएगा जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका है। इसमें आंसर में लिखना होगा एक निश्चित समयावधि में जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ जाना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि जनसंख्या जो है एक समय अवधि में नहीं, एक काल चक्र में, एक समय में, यानी कि एक ही महीने में या एक साल में, जो भी आप समय मान लीजिए, तो एक ही समय में जो जनसंख्या वृद्धि होती है वह जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाओं को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो आता है मंद वृद्धि दर। पहला क्या आता है आपका? मंद वृद्धि दर। ये जो 1900 से 1921 के दशक में आपको मिलता है। दूसरा आपका था स्थिर वृद्धि दर, जो आपको 1900 से 1921 से 1951 के ईस्वी तक दशक में आपको मिलता है। फिर तीसरा आपका है तीव्र वृद्धि दर। तीव्र वृद्धि दर आपको 1951 से 1981 के अंतर्गत आपको मिलते हैं। फिर चौथा आपका आता है घटती वृद्धि दर, जो 1981 से 2011 तक की आपको जनगणना में मिलेगा। फिर आपको आंसर में इसमें आगे नेक्स्ट लिखना है कि प्रथम अवस्था की अवधि में जनसंख्या अत्यंत धीमी गति से यानी कि 0.27 प्रतिवर्ष से बढ़ी। दूसरी अवस्था में 1921 से 1951 लगभग में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ यानी कि दृष्टिगोचर होती हैं, इसी अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य रही है, जो 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या तीव्र से बढ़ी है। यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि क्रमशः कम होती गई हैं। उसका फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, हेडिंग डालेंगे आप जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। इसमें लिखना होगा आपको कि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए, यानी कि उपाय किए जा सकते हैं। तो मूल रूप से आपको ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए, यानी मंद वृद्धि दर, स्थिर वृद्धि दर, तीव्र वृद्धि दर और घटती हुई वृद्धि दर। तो इस तरीके से आपको बताया गया। अब आपका था उपाय। पहला आपका आएगा, इसमें पहला आपको लिखना होता है कि परिवार कल्याण जैसे कृत्रिम उपाय अपनाने के लिए कानून द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने को उपाय किया जाए। दूसरा आपका आता है इसमें कि शिक्षा की तीव्र प्रचार प्रसार किया जाए, इसमें जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता में कमी लाया जा सकता है। फिर तीसरा आपका आता है कुछ ऐच्छिक एवं अनिवार्य प्रतिबंधों को अपनाने के लिए जन सामान्य को जागरूक किया जाए। चौथा आपका आता है जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय संतुलन के लिए क्षेत्रीय स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर पांचवा आपका आता है कि देश में गरीबी कम करने के लिए दलदली भूमि दरगाह व अन्य भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि भूमि पर विस्तार किए जाएं। इससे गरीबी में कमी आएगी, जो जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सहायक होगी। छठा आपका आता है कि आर्थिक विकास में प्रयासों को अधिक तीव्रता प्रदान किया जाए, जो मानव संसाधन के विकास में सहायक होगी। आर्थिक विकास हेतु कृषि में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग, उद्योगों एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ऊर्जा उत्पादन व विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। तो इस तरीके से आपको इसका उपाय किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। उसके बाद में फिर आज का आपका न्यू टॉपिक होगा। अगली टॉपिक में आपको बीए पार्ट 1 है सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए जो आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर हल कराया जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि जो 2-3 का आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। और ये आपका मॉडल पेपर होगा जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाएंगे। और ये को अगर आप तैयार कर लिए तो एक ही वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन होंगे आपके वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले वीडियो को आप लोग ज़रूर वेट करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत जल्द ही वीडियो को अपडेट कराया जाएगा। और वीडियो हमको अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके पेपर में
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही सुनहरे क्वेश्चन आते हैं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, वही आपको इस पेपर में क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।